हाँ यार, अब ना सवाल करते हैं इस चैप्टर के। ये पहला है क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज टेंजिबल नॉन करंट एसिड। टेंजिबल मतलब फिजिकल, एक ऐसी चीज़ जिसको मतलब छुआ जा सकता है, तो वो होता है टेंजिबल, मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। तो वो कहते हैं इनमें से कौन सा नॉन करंट एसिड, यानी ऐसा एसिड जो 1 साल से ज़्यादा का होता है, नहीं है। कमर्शियल जनरेटर हेल्ड फॉर यूज़ इन अ फैक्ट्री इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। अब ये क्या है, हमने एसिड है और इसे हमने रखा हुआ है, तो ये जाहिर है नॉन करंट एसिड है। और फिर है हेल्ड फॉर अर्निंग बाय रेंटिंग टू कस्टमर्स। ये जनरेटर ये रेंट पे दे रहे हैं, जाहिर है ये भी हमारे पास नॉन करंट एसिड है। फिर जनरेटर हेल्ड फॉर यूज़ इन ऑफिस, ये भी नॉन करंट एसिड है। लेकिन आगे है कमर्शियल जनरेटर हेल्ड फॉर रीसेल टू कस्टमर। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि जो नॉन करंट एसिड होते हैं ना, मतलब वो एसिड जो 1 साल से ज़्यादा के होते हैं, उनकी वैल्यू, उनको बेचने के लिए नहीं रखते होते। ये आपने समझना होगा कि उनको बेचने के लिए नहीं रखते। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि हमने लिए इसलिए कि हम आगे बेचेंगे। और जो हमारे पास सामान होता है, मिसाल के तौर पर लैपटॉप की दुकान है, और अगर हम लैपटॉप ख़रीद रहे हैं, तो वो नॉन करंट एसिड नहीं है, वो करंट एसिड है। लेकिन लैपटॉप की दुकान है तो ऑफिस के लिए जो है एसी ख़रीद रहे हैं, तो एसी जो है वो बेचने के लिए तो नहीं ख़रीद रहे ना, तो वो नॉन करंट एसिड है। तो यहाँ पर अगर हमने कमर्शियल जनरेटर ख़रीदा है कस्टमर को बेचने के लिए, तो यानी हमारी यकीनन इस जनरेटर की शॉप है, तो ये अब नॉन करंट नहीं है, ये करंट एसिड है। ये बात समझ आई है? सिंपल सी बात यह है कि नॉन करंट एसिड जो होते हैं ना, वो 1 साल से ज़्यादा के रहते हैं। लेकिन सोचो, एक प्रोडक्ट जो हमने बेचने के लिए लिया हुआ है, हमारी दुकान में पड़ा हुआ है, अब वो 1 साल से ज़्यादा तो पड़ा नहीं रह सकता ना। अच्छा, रियल लाइफ में पड़ा रह भी सकता है, लेकिन अकाउंटिंग में सोचो, एक अगर हम अज्यूम करें इस बात को, तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे यार जो प्रोडक्ट हम बेचते होते हैं ना डेली लाइफ में, अगर लैपटॉप की शॉप है, बुक स्टोर है, तो हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि वो नॉन करंट एसिड है। हम कहेंगे वो करंट है, वो 1 साल के अंदर अंदर ही बिक जाते हैं। लिहाजा नॉन करंट एसिड 1 साल के अंदर नहीं जाते, 1 साल से पहले। और अगर कोई चीज़ कस्टमर को सेल कर रहे हो, तो उस चीज़ की हमारी दुकान है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हम कुछ कस्टमर को सेल नहीं कर रहे, यहाँ रेंट पे दे रहे थे और इस तरह से। तो ये जो है रीसेल कस्टमर, ये जो है ये चीज़, ये नॉन करंट एसिड नहीं है, ये करंट एसिड है। अच्छा, अब मैं एक सिंपल सी बात बता दूं कि जब भी अब देखो कि कोई चीज़ रीसेल हो रही है ना कस्टमर्स को, तो नॉन करंट एसिड्स तो रीसेल नहीं होते। नॉन करंट एसिड्स रीसेल नहीं होते। हम इसको कभी भी बेचने की गर्ज से नहीं खरीदते, बेचने की गर्ज से नहीं खरीदते। अच्छा, ये है कि एक वक्त आता है हम एसिड को बेचते हैं 5-6 साल यूज़ करने के बाद। जैसे कोई भी मशीनरी है, उसको बेचते हैं, लेकिन हमने बेचने की घर से कभी ख़रीदा नहीं था। लिहाजा उसके बेचने से जो पैसे मिलते हैं वो प्रॉफिट भी नहीं होता, उसको गेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गेन। गेन हमें नॉन करंट एसिड बेचने से मिलता है, और करंट एसिड से हमें बेचने से क्या मिलता है? प्रॉफिट। खैर, आगे चलते तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इनमें से कौन से जो है वो पीपीई हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं। ये तीनों क्या थे? नॉन करंट एसिड थे। अब हमने नॉन करंट एसिड फाइंड करना है, ठीक है। वो कहता है एक जनरेटर है, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर 7 ईयर, 7 साल तक इस्तेमाल होगा, नॉन करंट। प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल। अब देखो, ये नॉन करंट नहीं है। प्लॉट ऑफ लैंड, वाज़ सी बात है, जो लैंड होती है वो नॉन करंट होती है, यह कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन उसने कह दिया हेल्ड फॉर रीसेल, मतलब यार हमारा तो बिजनेस है, हमने तो इसे बेचना है आगे। लैंड होगी नॉन करंट एसिड, लेकिन हमारा तो काम ही ज़मीनें बेचने का है। इस बार करंट एसिड है ये, क्योंकि अगर मैंने आज ज़मीन खरीदी है, 2 महीने बाद गाहक लग गया और उसने ले ली ज़मीन, 3 महीने बाद लग गया, 4 महीने बाद। अच्छा, अब रियल लाइफ सिनेरियोज में हो सकता है साल ना लगे,
लेकिन फिर भी अकाउंटिंग के अंदर ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर कहा जाता है कि अगर आप कोई चीज़ बेचते हो ना, कोई भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपका करंट एसेट है, हम यही एज्यूम करेंगे वो साल के अंदर अंदर बिक गया है। तो प्लॉट ऑफ लैंड हेल्प फॉर रीसेल, चाहे प्लॉट ऑफ लैंड होगा नॉन करंट, लेकिन ये तो बेचने के लिए है, मतलब ये हमारा इसका बिजनेस है और ये करंट है। नेक्स्ट है जी, बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर्स। बताओ क्या है, करंट है नॉन करंट है? एक बस है हमारे पास, जाहिर है नॉन करंट है ये। अ जनरेटर फॉर रेंटल टू अदर्स, अब ये जनरेटर हमने बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, हम रेंट पे दे रहे हैं, तो जाहिर है ये भी नॉन करंट है। तो दूसरे के अलावा तीनों नॉन करंट है। ये रहे 1, 3 एंड 4। ओके जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीपीई, इनमें से कौन सा नॉन करंट एसेट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अच्छा, सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स, जो फिजिकल एसेट्स होते हैं। अच्छा, वो करंट भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं, फिलहाल हम आगे देखते हैं इसके। वो कहते हैं एसेट्स हेल्ड फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब बताओ, प्रोडक्शन के लिए, ये गुड्स की सप्लाई के लिए आप क्या एसेट रखते हो? प्रोडक्शन के लिए मशीनरी होती है, सप्लाई के लिए गाड़ियाँ होती हैं, इस तरह सीन है ना। अच्छा चलो, या तो इस सोच में आप कर लो कि वो प्रोडक्शन मशीनरी से हो रही है, वो भी नॉन करंट है, सप्लाई जो है वो गाड़ियों से हो रही है, वो भी नॉन करंट है। एक तो ये सोच है। दूसरी सोच ये है कि क्या जो मशीनरी हमने रखी हुई है प्रोडक्शन के लिए, वो हमने इसलिए रखी हुई है कि हम उसे बेच देंगे? नहीं। जो चीज़ हम सप्लाई के लिए रखते हैं गाड़ी, इसलिए है कि हम उसे आगे बेच देंगे? नहीं। तो वो नॉन करंट हुए। तो एसेट सेल्फ फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये नॉन करंट है, और वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का यही मतलब है, नॉन करंट एसेट कौन से। एसेट हेल्ड फॉर सेल्स नॉर्मल के कोर्स ऑफ बिजनेस, देखो ये यहाँ पे इसने बात ही सारी ख़त्म कर दी। वो एसेट जिसको हम डेली रूटीन में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचते होते हैं, वो कभी भी नॉन करंट नहीं होता, वो करंट होता है। नेक्स्ट है एसेट एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड, एक ऐसे एसेट जो कि एक पीरियड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा का इस्तेमाल किया है। मतलब यहाँ पर ना वो एक पीरियड रेफर कर रहा है 1 साल को, तो वैसे एक पीरियड कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बस वो हिंट्स के ज़रिए काम कर रहा है। तो बस सीधी सी बात यह है कि जब हमने सेल के लिए हेल्ड की है इसको, तो ये करंट है। आखिरी वाला जो है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहा है मोर देन वन पीरियड, अगर वन पीरियड 1 साल है तो उससे भी ज़्यादा, ये बात तो नॉन करंट में चलेगी, करंट का ऐसा सीन नहीं होता। खैर आगे। आगे जी, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड्स टू कंस्ट्रक्ट एन ऑफिस बिल्डिंग टू ऑक्यूपाइड बाय हिज स्टाफ। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने स्टाफ के लिए खुद ही बिल्डिंग बनवा रहा है। फिर वो कहते हैं विच इज द फॉलोइंग कॉस्ट इंकर्ड बाय द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट बी इंकर्ड एज अ पार्ट द कॉस्ट द बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग। वो कहता है इनमें से कौन सी ऐसी दो कॉस्ट हैं जो कि बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अपने बिल्डिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकता। देखो ये वही बात आ गई ना, कि अब यहाँ पे कुछ खर्चे कर रहा है एक बिल्डिंग बनाने के लिए, अब उनमें से कुछ रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे, कुछ कैपिटल एक्सपेंस होंगे। तो कैपिटल एक्सपेंस एसेट का पार्ट बनते हैं, रेवेन्यू नहीं बनते। अब वो कह रहे हैं इनमें से कौन से ऐसे कॉस्ट है, ऐसे कौन से खर्चे हैं जो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, यानी जो एसेट की वैल्यू का पार्ट नहीं बनते। यानी हमने ऐसे खर्चे बताने हैं जो क्या हो, जो खर्चे हों एसेट का पार्ट ना हो, जो रेवेन्यू एक्सपेंस हो। सबसे पहले सीमेंट, आयरन, सैंड एंड क्रस्ट स्टोन बॉट फॉर कंस्ट्रक्शन। अब एक बिल्डिंग बना रहे हो, उसके बाद जितना सीमेंट लग रहा है, जितना लोहा लग रहा है, रेत लग रही है, क्या क्या उसको अब बिल्डिंग के जो एसेट की वैल्यू है उसमें इजाफा नहीं करोगे? मान लो बिल्डिंग अगर 10 करोड़ की बन रही है, तो यार वो तब 10 करोड़ की बन रही है ना जब आप बहुत सारी सीमेंट, आयरन, सैंड का इस्तेमाल कर रहे हो, मज़दूरों का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये चीज़ें मिलकर ही तो बिल्डिंग का रेट बना रही है, तो ये तो एसेट का पार्ट है। नेक्स्ट है प्रपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। देखो यहाँ पे बात ही ख़त्म हो गई। मैंने आपको पहले कहा था जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, एडमिन कॉस्ट होती है, दे आर नेवर कैपिटलाइज्ड।
तो ऑप्शन बी जो है वो तो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंस आ गया। फिर है हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर यूज़ ऑन द प्लांट मशीनरी क्या है, पीपीई, वही आ गया ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये क्या होता है, नॉन करंट एसेट। तो ये जो हम ले रहे हैं इसके लिए, बिल्डिंग के लिए, तो ये तो बिल्डिंग का पार्ट बन रहे हैं। देखो ना, हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द यूज़ ऑन ऑफिस बिल्डिंग साइट। अब ये बिल्डिंग के अंदर ही इस्तेमाल हो रहे हैं ना, ये जितना हम उसके अंदर प्लांट लगा रहे हैं या उस बिल्डिंग के लिए मशीनरी ले रहे हैं, बेसिकली फैक्ट्री की बात हो रही है, तो वो भी बिल्डिंग का ही पार्ट बन गए हैं। उसके बाद है एडिशनल डिज़ाइन वर्क कॉस्ट बाय इनिशियल डिज़ाइन एरर। वो कहते हैं पिछले हमने एक डिज़ाइन करवाया था, तो मान लो कि वो 1 लाख का था, वो उसमें कुछ ख़राबी आ गई, तो हमने नया डिज़ाइन करवाया ख़राबी की वजह से। तो क्या अब हम इस चीज़ को एसेट का पार्ट बनाए या ना बनाए। मैंने यही कहा था, याद है कीबोर्ड वाली एग्जांपल दी थी कि इसके बटन ख़राब हो गए, तो अब आप रिपेयर करवा रहे हो तो क्या सीन होगा फिर। तो बात वही है, इस तरह से कॉन्सेप्चुअल देखो, या फिर सीधा सीधा मैंने आपको बताया था कि एरर्स जो होते हैं वो कैपिटलाइज नहीं होते, तो लिहाजा ये भी कैपिटलाइज नहीं होगा। ऑप्शन बी और डी कैपिटलाइज नहीं होंगे, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है और यही जवाब है। Alpha Trading Limited using its own staff, assisted by the contractors when required। अपना ही वो स्टाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कभार कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डील कर लेते हैं जब ज़रूरत हो। टू कंस्ट्रक्ट न्यू वेयर हाउस फॉर इट्स ओन यूज़, एक नया वेयर हाउस बनवाने के लिए अपने ही इस्तेमाल के लिए एटीएल की तरफ से। तो वो कहते हैं आइडेंटिफाई द कॉस्ट लिस्टेड बिलो डेट कैन नॉट बी कैपिटलाइज। इनमें से कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो कैपिटलाइज नहीं हो सकती, यानी कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो जो कैपिटल एक्सपेंस में नहीं जाएगी बल्कि रेवेन्यू में जाएगी। क्लियरेंस ऑफ द साइट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। देखो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने कंस्ट्रक्शन करवानी है ना, तो वहाँ पे पहले से ही मलबा मौजूद है या पिछली कोई बिल्डिंग मौजूद है जिसको हमने तुड़वाना है और उसको वहाँ से सामान हटवाना है, तो उसको एसेट का पार्ट बनाओगे ये नहीं। देखो मान लो आप 10 करोड़ की बिल्डिंग बना रहे हो, और उस बिल्डिंग बनाने के लिए आपको पिछली बिल्डिंग या फिर पिछला मलबा हटाना पड़ रहा है जिस पर 10 लाख लग रहा है। 10 लाख आपने वो लगाया, अब 10 करोड़ की बिल्डिंग बनी है। तो कल को अगले ही दिन कोई बंदा कहता है ये बिल्डिंग मुझे दे दो, कितने की दोगे आप उसको? 1 करोड़। या तो आप ये कहोगे कि मैं 1 करोड़ से नीचे की कभी नहीं दूंगा, या फिर 1 करोड़ 10 लाख से नीचे की। बताओ। देखो जाहिर सी बात है, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम 1 करोड़ 10 लाख से नीचे की कभी नहीं देंगे, क्योंकि हमने खर्चा किया था यार उस साइट को क्लियर करने के लिए। उसके बाद खुद बिल्डिंग बनवाई है हमने, पहले से थोड़ी थी वो खाली जगह जो मैं 1 करोड़ की दे दूँ। सॉरी 10 करोड़ की बात हो रही थी, सॉरी 10 करोड़ की बात हो रही थी। समझ आ रही है ना? तो इस तरह से सीन है, तो अगर हम क्लियर करते हैं ना साइट को कंस्ट्रक्शन से पहले, वो चीज़ भी फिर एसेट का हिस्सा बन जाती है। लफ्ज़ थोड़े मुश्किल हैं, कैपिटलाइज्ड होना, एसेट का हिस्सा बनना, लेकिन कहानी सिंपल सी है। फिर जी प्रोफेशनल सर्वायर फीस फॉर मैनेजिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क। अब जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके अंदर सर्वेज हो रहे हैं या फिर उनकी जो भी फीस है प्रोफेशनल सर्वेयर्स की, अब क्या वो इसके अंदर कैपिटलाइज्ड होगी या नहीं होगी? अब देखो उन्होंने ना यह कहा है कि ये वो सर्वेयर्स फीस है जो कि मैनेज कर रही है कंस्ट्रक्शन वर्क को, मतलब मैनेजमेंट के ऊपर एक खर्चा हो रहा है। वो कौन सी मैनेजमेंट जो कि कंस्ट्रक्शन करवा रही है। जिस तरह लेबर पे खर्चा होता है, ये भी एक तरह की लेबर है, पर थोड़ी पढ़ी लिखी लेबर। अब बताओ कैपिटलाइज होगा या नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। फीस है ना। देखो हर वो चीज़ जो कि मुझे खर्चे में आ रही है एक बिल्डिंग बनाने के लिए, मैं उस चीज़ को बिल्डिंग के रेट में डालता रहूँगा। एट द एंड मेरे सारा खर्चा निकालना तो वही सही है ना। तो ये जो फीस लग रही है मैनेजमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क की, ये भी कैपिटलाइज्ड ही होगी। फिर कहते हैं एटीएल्स का ऑन स्टाफ वेजेस फॉर द टाइम स्पेंट वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर देखो वो कह रहे हैं एटीएल्स का ऑन स्टाफ वेजेस, बताओ वो कैपिटलाइज्ड होगा या नहीं? अब जितने मजदूर लग रहे हैं
20 मज़दूर हैं एक एक हज़ार के हिसाब से और 20,000। अब वो कह रहे हैं कि उनके अपने हैं, तो क्या वो अपने लोगों को वेज नहीं देंगे? मज़दूर है ना, वो क्या अपना काम करवाए उनसे, जो भी काम करवाए वो तो मज़दूर है, उनको देंगे। जिस तरह से ऊपर मैनेजमेंट वर्क को दे रहे थे इसको भी देंगे। तो अब बताओ ये कैपिटलाइज होगा या नहीं? एक मकान की वैल्यू बनती कैसे है? उस पे लगने वाले सामान से, उस पर जो मेहनत की है और जो खर्चा हुआ है मज़दूरों का उस पर, और बाकी चीज़ों पर। तो अगर एक मिनट के लिए सोचो कि अगर एक मकान बनाने के लिए कोई मज़दूर ना चाहे, मतलब कोई भी मज़दूर की ज़रूरत नहीं होगी, वो मकान सिर्फ सामान से ही बन जाता, तो क्या उसका रेट इतना ही होता हर मकान का जितना भी है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर ना मज़दूरों की कॉस्ट को भी इंकर करना पड़ता है। तो चाहे मज़दूर अपने हों दूसरों के हों, उनको वेज तो देनी है, तो वो भी चीज़ कैपिटलाइज होती है। और वो हम एट द एंड एसेट का पार्ट बनाते हैं और बाद में वहीं से उस चीज़ को निकालते हैं। अब वैसे तो इसको समझते हो नहीं, तो यहाँ पर एक गोल्डन वर्ड लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। के एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है, स्टाफ ने जो टाइम स्पेंड किया है उस पर, अब वो कैपिटलाइज्ड होगा या नहीं होगा? यार एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती, ये मैंने पहले बताया था। तो कौन सी चीज़ कैपिटलाइज नहीं होती, यही बताना था जो हमने बता दिए। नेक्स्ट क्या है जी? Which two of the following should be capitalized in the initial carrying amount of an item of plant? तो वो हमने प्लांट लगाया, बताना है जी इसमें से कौन कौन सी चीज़ें कैपिटलाइज्ड होंगी नहीं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री, प्लांट ख़रीदा, अब उसको फैक्ट्री में लगाने के लिए लेकर आ रहे हैं। कुछ याद आया क्या? आया या नहीं? ये वाली स्टोरी याद आई? ये कुछ तो 1 लाख का मशीनरी थी जिसको बिज़नेस में ले आ रहे थे और उसकी डिलीवरी के लिए 5,000 लगा। मज़दूर जिन्होंने इसको यहाँ लगाया उनका 3,000 लगा, तो पता चला एसेट तो 1,08,000 का बन गया। अब यही यहाँ पर हो रहा है। ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है, अब बताओ ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को कैपिटलाइज करूँ या नहीं? करो, बिल्कुल करो। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग ए न्यू पावर सप्लाई रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ प्लांट। अब जो प्लांट लेकर आए उसको ऑपरेट करने के लिए एक हमने नई पावर सप्लाई को इंस्टॉल करना होगा। इस चीज़ को कैपिटलाइज करूँ या नहीं? याद है मैंने कहा था जब तक एसेट मुकम्मल तौर पर इस काबिल नहीं हो जाता कि उसको यूज़ ना किया जाए, फर्स्ट टाइम उसके यूज़ तक जितना भी उस पर ख़र्चा होता है वो क्या होता है? कैपिटलाइज्ड। तो अभी हमें इंस्टॉलेशन के लिए पावर सप्लाई चाहिए, उससे के बगैर वो चल ही नहीं सकता। तो बताओ इसको कैपिटलाइज करूँ या नहीं? बिल्कुल करो। फिर वो कहता है डिडक्शन टू रिफ्लेक्ट द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। अब वो कहता है कि इसके इनिशियल अमाउंट के अंदर से, अब हमें पता है कि 5-6 साल बाद ये डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो उस चीज़ को आप डिडक्ट कर लो, पहले ही एक्सपेंस निकाल लो। मतलब यार जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कह रहा है उसको कैपिटलाइज कर दो, तो वो होगा या नहीं? वो तो यार एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक सिंपल एक्सपेंस है, वो क्यों कैपिटलाइज होगा? मतलब इसके इस आखिरी ऑप्शन सी का ये मतलब है, वो ये कह रहा है कि इनिशियल अमाउंट के अंदर हमने ये बता रहे हैं ना कि कैपिटलाइज्ड होगा या नहीं। तो कैपिटलाइज का मतलब सिर्फ बढ़ना थोड़ी होता है, ये नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो वो कहते हैं डेप्रिसिएशन अमाउंट उड़ा दो, बाकी जितना बचेगा उसको आप यूँ समझो कि वो हमने कैपिटलाइज कर दिया। तो ऐसा नहीं होता, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। फिर कॉस्ट ऑफ 3 इयर्स मेंटेनेंस एग्रीमेंट। तो ये जो मेंटेनेंस एग्रीमेंट होता है, ये इसकी जितनी भी कॉस्ट होती है ये भी एसेट का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि एग्रीमेंट होता है उनके साथ। और ये बाद में जो है इनके दरमियान जितनी भी डीलिंग्स होती हैं वो पैसे खैर इनको वापस भी मिल जाते हैं, जिस तरह मैंने कहा था रिफंडेबल टैक्स के बारे में। तो ये जो मेंटेनेंस एग्रीमेंट है, ऐसे नहीं होता कि इनके पास ही रहते हैं पैसे, ये वापस भी मिल जाते हैं। और इस तरह से पहली 2 चीज़ें हैं वो कैपिटलाइज्ड हो गई और बाकी 2 हैं वो कैपिटलाइज नहीं होती।